नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूमि में दबाए जाने वाले परमाणु कचरे से भी विकिरण फैलता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों, चिकित्सा उद्योग व अनुसंधान में प्रयुक्त किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप से भी रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल परमाणु बम से ही रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पदार्थों का निस्तारण होता है, अपितु सकारात्मक उपयोग जैसे विभिन्न ऊर्जा संयंत्र, चिकित्सा उद्योग, अनुसंधान में किए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ भी प्रदूषण का कारण बनते हैं, क्योंकि जैसे तैसे ये पर्यावरण में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म देते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से भूमि की उर्वरा शक्ति बुरी तरह प्रभावित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप में बड़े ही विध्वंसकारी, घातक और हानिकारक पदार्थ होते हैं। इनमें से लगातार विखंडन होता रहता है, रेडियो एक्टिव विकिरण निकलते रहते हैं और ये विकिरण उस क्षेत्र में जहाँ भी ये मौजूद होते हैं बड़े ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर बहुत ही विनाशात्मक और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परमाणु परीक्षणों से संबद्ध वैज्ञानिकों के अनुसार भूमिगत परीक्षणों के बाद सारा रेडियोधर्मी पदार्थ विस्फोट के बाद बने गड्ढे में फंसा रह जाता है तथा इससे कोई खतरा नहीं होता। किंतु अब नवीनतम शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि प्लूटोनियम इस गड्ढे से निकलकर काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है तथा ट्रिटेनियम उपसतही भूमिगत जल को प्रदूषित कर भूमि प्रदूषण बढ़ाता है। पहले ये बात रखी गई कि भाई परमाणु परीक्षण करते हैं, यदि उसे भूमि के अंदर करेंगे तो जो भी उसका परमाणुिक कचरा है या परमाणुिक पदार्थ है वो केवल उस गड्ढे में फंसे रह जाएंगे। तो कहा कि भाई इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी, पर बाद में जब इसके संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किए गए और शोध किए गए तो उससे ये चीज़ निकलकर सामने आई कि प्लूटोनियम प्रकार का जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो गड्ढे से निकलकर काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। वहीं ट्रिटेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ उपसतही भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देता है। जीव, विभिन्न जीवों द्वारा किस रूप में मृदा का प्रदूषण होता है ये भी हम देखते हैं। जंतु मृदा प्रदूषण के लिए विभिन्न जीव जंतु भी उत्तरदायी होते हैं। इनमें होने वाले प्रदूषण का प्रभाव अत्यधिक सीमित क्षेत्र में होता है। जब हम बात करते हैं जीवों द्वारा फैलाया जाने वाला मृदा प्रदूषण, तो जीव भी मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, पर ये एक ऐसी स्थिति में और इतना ज़्यादा होता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव भूमि पर नहीं पड़ पाता, बल्कि ये अत्यंत सीमित अवस्था में और सीमित क्षेत्र में होता है जहां भूमि अपनी स्वयं की क्षतिपूर्ति की क्षमता द्वारा इस हानि की भरपाई कर लेती है। मृदा को प्रदूषित करने वाले सूक्ष्म जीवों में रोग जनित जीव तथा कुछ बैक्टीरिया विशेष उल्लेखनीय हैं। अब मृदा को जो प्रदूषित करने वाले जीव हैं उनमें खास तौर से रोग जनित बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो विभिन्न प्रकार के रोग जनित होते हैं, उनका प्रमुख योगदान होता है मृदा प्रदूषण के अंदर। अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न अनेक जीवाणु मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब हम देखते हैं कि मृदा के ऊपर, भूमि के ऊपर कचरे का निस्तारण कर दिया जाता है, धीरे धीरे वो कचरा सड़ने लगता है और सड़ जाता है। सड़ने के पश्चात इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे अनेक सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और ये उस क्षेत्र की भूमि को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। विभिन्न जीव जंतुओं के मलमूत्र विसर्जन से मिट्टी में अनेक प्रकार के हानिकारक परजीवी मिलते हैं जो आगे चलकर अनेक रोगों को जन्म देते हैं। अब क्या होता है, विभिन्न जीव जंतु होते हैं वो अपना मलमूत्र का निस्तारण आसपास की भूमि पर, मृदा पे वहीं कर देते हैं। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परजीवी मिलते हैं और ये परजीवी उस मृदा में प्रवेश कर जाते हैं। जब कभी भी उस मृदा में उगने वाले अन्य पदार्थों को या किसी भी प्रकार से उस मृदा के परजीवी अन्य जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो बड़े हानिकारक रोगों का कारण बनते हैं। अनेक कारण मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अनेक कारण ऐसे हैं जिनसे मृदा के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है।
भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अब हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों द्वारा भूमि पर जो प्रदूषण फैला दिया जाता है उस प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं। भूमि एक आधारभूत संसाधन होने के कारण इसकी गुणवत्ता में ह्रास या प्रदूषण का व्यापक दुष्प्रभाव होता है। जैसा कि हमने भूमि प्रदूषण के शुरुआत में देखा था कि भूमि एक आधारभूत संसाधन है, अर्थात ऐसा संसाधन है जिसमें पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे पर उसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर आधारित होते हैं। तो भूमि आधारभूत संसाधन होता है। यदि इसकी गुणवत्ता में कमी होती है, इसमें प्रदूषण फैलता है, तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर उसका व्यापक प्रभाव देखा जाता है। विभिन्न जीव जंतुओं पर भी देखा जाता है, वनस्पति पर भी देखा जाता है, वह अन्य मौलिक तत्व व जैविक अन्य अजैविक पदार्थों के ऊपर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। यह जल एवं वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। दूसरी ओर क्या होता है, यदि भूमि प्रदूषित होती है तो इससे दूसरा प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, वो भी इसके कारण फैलने लग जाता है। भूमि के प्रदूषित होने पर उसकी भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, जिससे जीवमंडल के विभिन्न घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब हम ये अच्छे से जान चुके हैं, जीवमंडल का तात्पर्य है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में जहाँ तक जीवों का निवास पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। अब जब विभिन्न प्रकार के जीव जो कि इस जीवमंडल में रहते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि से जुड़े हुए होते हैं, और जब कभी भी भूमि की गुणवत्ता में ह्रास आता है, उसके अंदर प्रदूषण फैलता है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव इन समस्त जीवों पर पड़ता है, जिससे संपूर्ण जीवमंडल के ऊपर हानिकारक प्रभाव देखने लगता है। भूमि प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। यदि हम भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभावों को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में रखते हैं तो वो निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला हम देखते हैं मानव के ऊपर भूमि प्रदूषण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार मानव भूमि के प्रदूषण से प्रभावित होता है। मानव की भोजन, आवास तथा वस्त्र संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा से होती है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मानव की खास तौर से भोजन की जो आवश्यकता है वो सीधे रूप से भूमि से जुड़ी हुई है। भूमि में जिन खाद्यान्नों का उत्पादन होगा, जिन फसलों का उत्पादन होगा, जिन सब्जियों का उत्पादन होगा, वही मानव खाएगा। भूमि पर उगने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पति को खाकर विभिन्न जीव जंतु विकसित होते हैं, जो मांस के रूप में भी प्रयोग उन्हीं पर विकसित होने वाले जीव जंतुओं का होता है। तो देखा जाए तो भोजन की आवश्यकता के लिए तो अधिकांश जीव जंतु, लगभग समस्त जीव जंतु भूमि पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि उत्पादक अर्थात हरे पादपों का जो विकास होता है वो भूमि पर ही होता है और भूमि से ही वो मूल रूप से जुड़े होते हैं। आवास संबंधी आवश्यकताएं भी भूमि से प्राप्त होती है। वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं भी खास तौर से भूमि से प्राप्त होती है, चाहे सूती वस्त्र हो, ऊनी वस्त्र हो, जो कपास से बनते हैं। उन वस्त्रों का, कपास से बनने वाले वस्त्रों को भूमि में ही कपास को उगाया जाता है और उनसे इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता है। ऊनी वस्त्रों की बात करूं तो जितने भी पशुपालन है, पशुपालन व्यवसाय के लिए चारे की आवश्यकता होगी, घास फूस की आवश्यकता होगी और उसका उत्पादन भी भूमि से ही होगा। जब भूमि में अच्छा चारा उत्पन्न होता है, अच्छे चारागाह होते हैं, तो वहाँ पशुपालन व्यवसाय भी अच्छा फलता फूलता है। पर यदि भूमि के अंदर प्रदूषण फैल जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मानव व समस्त जीव जंतुओं पर देखने को मिलता है। विल्कॉक्स ने तो यहाँ तक कहा कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है तथा प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से प्रारंभ होती है। विल्कॉक्स नाम के विद्वान ये कहते हैं, यदि मानव सभ्यता के इतिहास को देखा जाए तो वो मृदा का इतिहास होता है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा उसकी भूमि और मृदा से प्रारंभ होती है। अतः मृदा या भूमि प्रदूषण से मानव को अत्यधिक हानि होती है। ये देखा जाए तो क्योंकि वर्तमान समय में मानव की आवश्यकताएं अब केवल और केवल भोजन तक ही सीमित नहीं रहेगी। मानव का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ चुका है, विलासिता की ओर जा चुका है। उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, उसके अनेक प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाओं की चेष्टा है। तो इन सभी आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं की चेष्टा के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और कई संसाधन ऐसे होते हैं जो कि भूमि पर ही जन्म लेते हैं, जिनका उत्पादन भूमि से ही होता है।
तो देखा जाए तो वर्तमान समय में मानव जो कि उद्विकास के क्रम पर चरम अवस्था में है, उद्विकास के क्रम पर शीर्ष अवस्था में है, उसकी इतनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि से ही उत्पादित होने वाले तत्वों से होती है। तो यदि मृदा या भूमि प्रदूषित होती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो मानव होता है। मृदा में एकत्रित कीटनाशकों का दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब मृदा में विभिन्न प्रकार के कीटनाशक एकत्रित हो जाते हैं, चाहे वो कृषि कार्य से हो या अन्य गतिविधियों के कारण हो, उसका सीधा सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, मानव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि भोज्य सामग्री द्वारा वे कीटनाशक, वे हानिकारक प्रभाव मानव शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों और दोषों का वो कारण बनते हैं। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स जैसे डीडीटी का अपघटन नहीं होने से जल एवं खनिजों के अवशोषण के साथ ये प्रदूषक पौधों में चले जाते हैं। अब क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स ऐसे विषैले या रासायनिक तत्व हैं जिनका अपघटन नहीं होता, अर्थात ये पड़े पड़े अपने आप में विखंडित और वियोजित होकर समाप्त नहीं हो जाते। धीरे धीरे ये जल व खनिजों के साथ पेड़ पौधों में चले जाते हैं और फिर आगे जाकर जो भी उनका भक्षण करता है उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। पौधों से ये खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट होकर मानव के शरीर में पहुंच जाते हैं तथा अनेक रोगों को जन्म देते हैं। अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्व के विभिन्न कीटनाशकों के प्रयोग से 5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि इन कीटनाशकों के प्रयोग से संपूर्ण विश्व के अंदर लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भूमि पर एकत्रित कूड़े कचरे के ढेरों से विभिन्न रोगवाहक जीव शीघ्रता से फैलते हैं, जैसे चूहे, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि। अब भूमि पर क्या होता है, जो भी अपशिष्ट व कचरा होता है, चाहे वो घरेलू क्रियाओं द्वारा हो, चाहे औद्योगिक क्रियाओं द्वारा हो या अन्य क्रियाओं द्वारा हो, जैसा कि हमने भूमि प्रदूषण के स्रोतों के अंतर्गत पढ़ा था, जब उस कचरे का निस्तारण समीपवर्ती भूमि के क्षेत्रों में कर दिया जाता है तो धीरे धीरे वहाँ कचरे के ढेर बन जाते हैं। उनके सड़ने गलने से विभिन्न रोगवाहक जीव, ऐसे जीव जो रोगों को अपने साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उनको फैलाते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है क्योंकि वो इस कचरे पर अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी संख्या बढ़ने के कारण, रोगवाहक जीवों की संख्या अधिक होने के कारण ये रोग आगे चलकर महामारियों में फैल जाते हैं। जैसे चूहे के कारण आपने देखा होगा जो प्लेग नाम की महामारी आती है वो फैलती है, मक्खी द्वारा हैजा और पेचिस जैसे रोग फैल जाते हैं, अतिसार जिसे आप कहते हैं, मच्छर द्वारा आप जानते हैं बहुत ही घातक रोग वर्तमान समय में मलेरिया है, डेंगू है, इसके बहुत ही ज़्यादा उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। और ये सभी जो रोगवाहक जीव हैं इनकी उत्पत्ति समीपवर्ती क्षेत्र में सड़े गले कचरे के ढेरों में अधिक मात्रा में होती है। अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करके आंत्रशोथ, पेचिश, तपेदिक, हैजा, प्लेग, पोलियो, मलेरिया, एलर्जी आदि अनेक रोग फैलाते हैं। ये ऐसे रोग हैं जो परजीवियों द्वारा होते हैं। ये परजीवी इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ कचरे के ढेरों के सड़ने में आसानी से उत्पन्न होते हैं। ये इनके लिए पोषक तत्वों की तरह कार्य करते हैं और हमारे लिए ये परजीवी विभिन्न प्रकार के रोगवाहक होते हैं और रोगों को उत्पन्न करते हैं। कूड़े कचरे के ढेर से उठती दुर्गंध मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। आप देखते हैं जहाँ कहीं भी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है वहाँ पे उसके सड़ने गलने से बदबू आती है और ये बदबू समस्त क्षेत्र में फैल जाती है, वायु प्रदूषण को जन्म देती है, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव करती है, क्षेत्र विशेष के वातावरण को खराब कर देती है, वहाँ पर रहने की जो सुविधाएं उसे खत्म कर देती है। 1994 में सूरत नगर में प्लेग फैलने का प्रमुख कारण गंदगी के ढेर थे। आप देख सकते हैं 1994 में गुजरात के सूरत नगर के अंदर जो प्लेग फैला था उसका प्रमुख कारण गंदगी के ढेर ही थे, क्योंकि प्लेग जो फैलता है चूहे से फैलता है और चूहे गंदगी के ढेरों में बड़ी आसानी से पनपते हैं। रेडियोधर्मी तत्व भी पौधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव के शरीर में अनेक प्रकार के रोग एवं विकार उत्पन्न कर देते हैं। अब रेडियोधर्मी तत्वों के बारे में मैं आपको बताया था, जब कभी भी ये खाद्य श्रृंखला में पहुंचते हैं पेड़ पौधों से शाकाहारी जीवों, शाकाहारी अर्थात प्राथमिक जीवों, द्वितीयक प्रकार के जीवों, तृतीयक प्रकार के उपभोक्ताओं में, तो ये उनके शरीर में जाकर विभिन्न प्रकार के विकार व रोगों का कारण बनते हैं। उदाहरणार्थ सीजियम मांसपेशियों में एकत्रित होकर कैंसर उत्पन्न करता है,
तथा स्ट्रोंशियम हड्डियों में एकत्रित होकर विकृति उत्पन्न करता है। सीजियम और स्ट्रोंशियम ये दोनों ही प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। जब कभी भी ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो जीवों के शरीर के अंदर मांसपेशियों अर्थात मसल्स के अंदर ये कैंसर उत्पन्न कर देते हैं, बड़ी घातक बीमारी है। तथा स्ट्रोंशियम हड्डियों को में विकृति उत्पन्न कर देता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है, उनको गला देता है। कई बार ऑस्टियोपोरोसिस नामक, जिसमें हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, इस प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको भूमि प्रदूषण के मानव पर दुष्प्रभाव पर टिप्पणी लिखनी है। अर्थात भूमि प्रदूषण का मानव पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मानव गतिविधियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मानव पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है, अतः आपको इसका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों की समय सीमा के अंदर ही देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।